सो हेलो एंड वेलकम बैक। सो अभी तक हम लोगों ने जर्नल करना सीख लिया था। जर्नल टू लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं वो सीखा था, और लेजर से कैसे हम डेबिट क्रेडिट का समरी बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, वो हमने सीखा था। अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो होता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद का जो लेवल होता है वो हमारा होता है फाइनल अकाउंट, जहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट्स एंड लायबिलिटी के पोजीशन को देखते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं कि हमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। कौन कौन से? तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहला जो आता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लिए देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में हमें जो बनाना पड़ता है वो होता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो एक एक करके हम समझेंगे कि ये सारे अकाउंट कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को निकालने के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को निकालने के लिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ये पहले होते क्या है वो जानते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है ना कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट। जस्ट से फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मूवी का। जैसे कोई भी मूवी जब रिलीज होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि इस मूवी ने 200 करोड़ 300 करोड़ की इनकम की है। करेक्ट? वो 200 करोड़ 300 करोड़ का जो इनकम होता है वो इनकम क्या होता है? ग्रॉस इनकम होता है। कौन सा इनकम होता है? ग्रॉस इनकम। क्यों? क्योंकि उसमें मूवी का जो मेकिंग कॉस्ट है, मूवी को बनाने में जो खर्च हुआ उसको अभी तक हमने उसमें से हटाया नहीं है। होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हमारा जो पूरा प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट है, वो 200 करोड़ का है, बट उसमें से मूवी मेकिंग कॉस्ट हमने हटाया नहीं है। समझ में आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? मतलब आपके सीओजीएस, आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके एक्चुअल सेल में इंक्लूड है, अभी तक आपने हटाया नहीं। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलते कैसे हैं? आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब आपका जो मेकिंग कॉस्ट है, सपोज करिए आपने एक पेन मैन्युफैक्चर करा। ठीक है, मार्केट में उसको आपने सेल कर दिया 10 रुपए में, आपने अभी तक सीओजीएस को हटाया नहीं। तो जो 10 रुपए का प्रॉफिट है वो क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट है। 10 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, अभी तक आपने मेकिंग कॉस्ट उसमें से हटाया नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमने मेकिंग कॉस्ट वगैरह को उसमें से हटाया, डायरेक्ट कॉस्ट को उसमें से निकाला, क्या बच जाएंगे? नेट प्रॉफिट नेट लॉस। करेक्ट है पार्ट? ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग का फॉर्मेट है जिसके बेस में ट्रेडिंग बनाते हैं। तो पर्टिकुलर इनर कॉलम डेबिट अमाउंट, इनर कॉलम अमाउंट और आउटर कॉलम, यहाँ पे हमारा सारा कैलकुलेशन होगा, देन फाइनल अमाउंट यहाँ पे आएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का कंसेप्ट क्लियर हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? अगर हम सीओजीएस से ऊपर बेचते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, अगर सीओजीएस से नीचे बेचते हैं तो हमारा ग्रॉस लॉस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से अगर हम ऊपर बेचते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है हमारा मेकिंग कॉस्ट। मेकिंग कॉस्ट के ऊपर आप बेच रहे हो तो ग्रॉस प्रॉफिट, मेकिंग कॉस्ट के नीचे आप बेच रहे हो तो आपका ग्रॉस लॉस। ठीक है ना? तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया? सबसे पहला चीज समझना, अगर हमारा नया बिजनेस है, अगर हमारा बिजनेस बिल्कुल नया है तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ से होगा? क्योंकि हम अभी पहले अकाउंटिंग ईयर में इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं, अपना फाइनल अकाउंट को। और पुराने बिजनेस में हम लोग ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं? पीछे के बचे हुए रॉ मटेरियल, पीछे के बचे हुए रॉ मटेरियल, पीछे के बचे हुए सेमी फिनिश प्रोडक्ट, पीछे के बचे हुए कुछ फिनिश प्रोडक्ट जो सेल नहीं हो पाए थे, वो सारे हमारे क्या हुए? पहले के क्लोजिंग स्टॉक थे, लेकिन अभी जब हम करने जा रहे हैं तो वो हमारे क्या हो गए? वो हमारे ओपनिंग स्टॉक हो गए। ठीक है, लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, तो वहां पे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को हम क्या कंसिडर करेंगे? ओनली फिनिश प्रोडक्ट जो मार्केट में बिके नहीं, वो हमारे
ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारा परचेज। परचेज में कुछ भी परचेज कर रहे हैं हम फॉर रिलेटेड टू प्रोडक्ट को सेलेबल बनाने के लिए। हम रॉ मटेरियल परचेज किए या फिर कोई भी ऐसा सर्विस परचेज किए या फिर कोई भी प्रोडक्ट परचेज किए जो कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में सेलेबल बना पाए, मतलब मार्केट में बिकने लायक बना पाए, वो सारा परचेज। ठीक है, देन अगर कुछ हम वापस कर रहे हैं उस परचेज से तो उसको वहां से माइनस करेंगे। इसका कैलकुलेशन हम दिखाएंगे इनर कॉलम में, देन हमारा हो जाएगा आउटर कॉलम में टोटल। ठीक है, देन हमारा आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देखिए ऐसे हम लिस्ट रट्टा मार सकते हैं कि ये फ्रेट एंड कैरेट, कस्टम एंड इंश्योरेंस, ये वो ऐसे आएगा। ठीक है, बट अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझ ले तो हमें ये याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे, ध्यान से सुनिएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है। वो सारे खर्च जो हम प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं ताकि वो मार्केट में बिकने योग्य हो पाए। ठीक है, क्या बोला हमने, वो सारे खर्च जो हम प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकने लायक हो जाए, वो सारे खर्चे हमारे कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर है पार्ट, मतलब कुछ भी हम खर्च कर रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल लेकर के आए, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके हम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हम प्लास्टिक लेकर के आए, प्लास्टिक को प्रोसेस करके हमने उसे पेन बनाया, हमने उसे टॉयज बनाया, तो जो टॉयज और पेन हुए वो हमारे क्या हो गए, सेलेबल प्रोडक्ट हो गए, मार्केट में वो बिक सकते हैं। रॉ प्लास्टिक तो आपका मार्केट में बिकेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही हम मटेरियल लेके आके कन्वर्ट कर रहे हैं और उस मटेरियल को फिर जो जो चीज़ हम उसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड कर रहे हैं खर्च में, ठीक है, उस मटेरियल को लाने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो हमारा कैरेज इनवर्ड हो गया, हमारा फ्रेट हो गया। ठीक है, उस मटेरियल को बनाने के लिए हम लेबर को पैसे दे रहे हैं, डेली वर्कर्स जो आके काम कर रहे हैं, तो हमारा वेजेज हो गया। और उस मटेरियल को बनाने के लिए हमारा गैस, वाटर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस जो भी लग रहा है, ये सारे के सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कवर होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारा सेल। सेल में से जितना भी वापस आ गया, रिटर्न इनवर्ड, मतलब हमने माल बेचा था वापस आ गया, उसको हटाएंगे। इनर कॉलम में कैलकुलेशन, आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट, देन क्लोजिंग स्टॉक, अगेन जो हमारा प्रोडक्ट रॉ मटेरियल या फिनिश सेमी फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है वो सारा क्लोजिंग स्टॉक में कंसीडर होता है। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसी फॉर्मेट में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग इसको क्लोज कैसे करेंगे। हम लोगों ने तो देख लिया ये सारे आइटम हमारे आते हैं ट्रेडिंग में, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, माइनस परचेज आउटवर्ड, देन ये, देन सेल, रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसको हम क्लोज कैसे करेंगे, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया सपोज, अब मुझे क्लोज करना है इसे, तो क्लोज करने के लिए हम क्लोज करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस से। ठीक है, डेबिट साइड जो होता है वो हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड कम आ रहा है और क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड हमारा कम आ रहा है और क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं एक, सपोज हमारा सेल है 50 का, सेल कितने का है, सेल हुआ 50, हमारा क्लोजिंग स्टॉक 100। ठीक है, सिमिलरली हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया 30 और हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मान लिया 100। ठीक है, अब हमने क्रेडिट साइड को टोटल किया, हमारा आया 150। यहां पे देखा तो 20 रुपीज से हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट CD 20, ठीक है, और 150 क्लोज। तो हम लोग क्लोज के लिए क्या यूज करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट CD 2 में या फिर बाई ग्रॉस प्रॉफिट CD। 2 में आया तो प्रॉफिट और बाई में आया तो लॉस। ठीक है, यहां आया तो लॉस। कंसेप्ट क्लियर है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते थे, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को असर्टेन करने के लिए, ये फॉर्मेट है इसका। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को निकाल लिया, अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट नेट लॉस। क्या चाहिए हमें, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट, जहां पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते हैं। किसको लेते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट को बना लिया, आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है विथ अ व्यू टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड। उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में हमारा क्या नेट लॉस है और क्या नेट प्रॉफिट है, इसको बनाने के लिए हम करते हैं, इसको निकालने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी डिफाइंड एज अ रिपोर्ट दैट समराइज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस को समराइज करता है। हाँ बिल्कुल, हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करता है ये। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द वेरियस क्रिटिकल एरिया ऑफ द फर्म्स ऑपरेशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट देखते हैं कैसा होता है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, काफी बड़ा सा है, बहुत सारे आइटम्स हैं इसमें। तो इसको हम सिर्फ समझेंगे, अगर हमने कंसेप्ट को समझ लिया तो हमें आइटम्स को याद करने का दरकार नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कौन कौन से आइटम इसमें आते हैं और उसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। ठीक है, तो सबसे पहला यहां पे क्या आता है, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, क्योंकि वहां पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया था सीडी में 2 में। अगर प्रॉफिट आया तो यहां पे रिकॉर्ड करेंगे और लॉस आया होता तो कहां रिकॉर्ड करते, 2 ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करके। ठीक है, अगर लॉस आया होता तो कहां रिकॉर्ड करते, यहां रिकॉर्ड करते 2 ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करके, या ग्रॉस लॉस। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे सबसे पहला क्या आता है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस का मतलब हुआ कि हमारे यूनिट को मैनेज करने में जो भी खर्च लग रहे हैं, हमारे बिजनेस को और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मैनेज करने में जो भी खर्च लग रहे हैं उनको हम बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। जैसे हमने अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए एम्प्लॉय रखा, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोगों ने लेबर को रखा। ठीक है, किराए पे ऑफिस लिया, उस ऑफिस का भाड़ा दिया। ठीक है, टैक्सेस भरा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे, टेलीफोन के खर्चे, पोस्टल और टेलीग्राम, इंश्योरेंस, ऑडिट का खर्चा, लीगल चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये सारे जो होते हैं ना हमारे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में आते हैं। क्लियर है पार्ट। देन हम लोग आते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस मीन्स हम जो ऑफिस के इक्विपमेंट को और अपने जो मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मेंटेन करने में और ऑफिस प्रेमाइसेस को मेंटेन करने में जो भी खर्च कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहला टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डेप्रिशिएशन किस पे चार्ज करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट पे, फर्नीचर पे, बिल्डिंग पे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया एक्सपेंसेस को ताकि समझ में अच्छे से आए। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में हम लोगों ने क्या बोला, सैलरी मींस हमारे बिजनेस को मैनेज करने में जो खर्च आ रहे हैं, हमारे बिजनेस को या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मैनेज करने में जो खर्च आ रहे हैं वो हमारे कहाँ आते हैं, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में। सैलरी, रेंट, रेट, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टल एंड टेलीग्राम, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, लीगल चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये सारे हमारे आएंगे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में। देन हमारा जो आता है वो होता है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस मीन हमारे जैसे टूट फूट हो गया, ठीक है, या ऑफिस के प्रीमाइसेस में कुछ हमें मेंटेनेंस करना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ों को मेंटेन करने में जो खर्च आया हमारे ऑफिस के या बिजनेस के या प्लेस को मेंटेन करने में जो भी खर्चा है वो सारा हमारे मेंटेनेंस कॉस्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहला आप समझो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है क्या क्या है। आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लिए रेडी है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को या तो आप अपने फैक्ट्री से निकाल के किसी गोडाउन में शिफ्ट करोगे। ठीक है, फैक्ट्री से डायरेक्ट तो नहीं बेचोगे आप कहीं उसे स्टोर करोगे। जो फिनिश प्रोडक्ट होंगे आपके, जिस प्रोडक्ट को आपने प्रॉपरली कंप्लीटली बना लिया है उसको आप एक गोडाउन में रखोगे। गोडाउन से वो
बिकेंगे। गोडाउन से बिकने के लिए हम लोग क्या किया, हम लोगों ने एक सेल्स एजेंट को हायर किया, मीन्स सेल्स पर्सन को हायर किया जो उसका मार्केटिंग करे या फिर जो उसको ले जाके बेचे। एडवर्टीजमेंट करने का खर्चा, वो प्रोडक्ट हमने बनाया है, ये लोगों को पता होगा तब तो प्रोडक्ट बिकेगा, तो हमने उसको एडवर्टाइज कराया, उसका खर्चा। गोडाउन में रखा था तो गोडाउन का खर्चा, ठीक है। फैक्ट्री टू गोडाउन गया प्रोडक्ट, फैक्ट्री से गोडाउन गया प्रोडक्ट, तो जाने का भाड़ा, ठीक है। किसी को हमने उधारी में प्रोडक्ट दिया था, किसी को हमने उधारी में प्रोडक्ट दिया था बट वो पैसा दिए बिना भाग गया, तो बैड डेट्स, ठीक है। और हमने एक मीडिएटर को रखा कि भाई तू मेरा अगर प्रोडक्ट बिकवा देगा तो बदले में मैं तुझे 5% कमीशन दूंगा, तो सेलिंग कमीशन, मैं कमीशन दूंगा अगर मेरा प्रोडक्ट को वो बिकवाएगा। तो ये सारे जो होते हैं ये हमारे होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। क्लियर अपार्ट, मींस प्रोडक्ट बनने के बाद उसको मार्केट में फैलाना, मार्केट में बेचना, इसमें जो भी खर्च लगते हैं वो होते हैं हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सिर्फ जब आपको आइटम्स एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना है तो लॉजिक लगाना है कि ये जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सपोज गोडाउन रेंट दिया हुआ है, तो गोडाउन रेंट मेरा कहाँ पे लग सकता है। गोडाउन का यूज हम कब करेंगे, जब हमारा प्रोडक्ट पूरा रेडी टू यूज होगा तभी हम गोडाउन का यूज करेंगे, और एल्स हम फैक्ट्री में ही उसको बनाएंगे। अगर बनाना होगा, रॉ मटेरियल होगा, तो गोडाउन में रख के मतलब नहीं है, उसको हम कहाँ बनाएंगे, फैक्ट्री में बनाएंगे। प्रोडक्ट जब रेडी टू यूज है तो उन्हें सबसे पहले हमें गोडाउन में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो गोडाउन रेंट, कैरेज आउटवर्ड, प्रोडक्ट को ले जाने का खर्च, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सपेंसेस के नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं या मैनेजमेंट में हैं या फिर हमारे मेंटेनेंस कॉस्ट में आते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या होता है कि बिजनेस में लगने वाले पैसे, बिजनेस में लगने वाले पैसे को मैनेज करना। बिजनेस को चलाने के लिए मुझे 500 रुपए का जरूरत, जस्ट से एग्जांपल, मुझे 500 रुपए चाहिए अपने किसी काम को चलाने के लिए। उस 500 रुपए को जैसे मैं मैनेज करूंगा और उस मैनेजमेंट में जो खर्च होंगे वो हमारे होते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। सपोज आपको 5 लाख रुपए का लोन चाहिए बैंक से, बैंक से 5 लाख रुपए का लोन चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। जब आप वो लोन लेने जाओगे तो बैंक कुछ चार्जेस करते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस। तो ये जो बैंक चार्जेस हो रहे हैं वो हमारे कहाँ चले जाएंगे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। और जो आपने लोन लिया, जो आपने लोन लिया उस लोन पे आप क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, ये भी हमारा आता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस समझ गो कि बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हम फंड का अरेंजमेंट कर रहे हैं और उस फंड के अरेंजमेंट में जो भी खर्च हो रहे हैं वो हमारे आते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में। क्लियर है पार्ट। चलिए अब आते हैं अब नॉर्मल लॉस में, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने सोचा नहीं था, अजम्पशन नहीं लगाया था कि ये हो सकता है बट हो गया, ठीक है। जैसे लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी, लॉस एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉस बाय फायर, नेट प्रॉफिट इसके बाद निकलता है, ठीक है। तो सपोज लॉस बाय फायर को हम पकड़ते हैं। आप जब फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाना शुरू किए, फैक्ट्री से बना के गोडाउन में रखे, तो आप इतना श्योर थे कि इसमें आग लग जाएगा, नहीं, लग सकता भी है और नहीं भी लग सकता है, बट समहाउ आग लग गया। हम लोगों ने सोचा नहीं था बट आग लग गया, तो वो हमारा क्या हो गया, अब नॉर्मल लॉस हो गया। कौन सा लॉस हुआ, अब नॉर्मल लॉस हुआ। दूसरा एग्जांपल, अगर हम पेन मैन्युफैक्चर करते हैं, हम एक पेन बना रहे हैं, ठीक है, पेन बनाते बनाते 10 में से एक पेन किसी वजह से खराब बन गया, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए नॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस में डिफरेंस क्लियर है। जो मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं था बट वो हो गया, और नॉर्मल लॉस का मतलब हो गया कि ये इंसिडेंस बिजनेस में हमको पता है कि अगर हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं तो हमारा इतना रॉ मटेरियल वेस्ट हो सकता है, ठीक है। रॉ मटेरियल वेस्ट हो सकता है, लेबर फांकी मार सकते हैं, लेबर टाइम पास कर सकते हैं, काम प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सिनारियो अब नॉर्मल में नहीं आता। अब नॉर्मल मतलब आग लग जाना, अब हम गुड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना, सारा माल खराब हो जाना, ये सारे हमारे अब नॉर्मल लॉस में आते हैं। तो क्लियर है पार्ट, ये सिंपल सा लॉजिक था हमारे एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो सिमिलरली इंस्टेड ऑफ ये लिस्ट हम क्या याद रखेंगे, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस,
ठीक है। देन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, देन हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, देन फाइनेंशियल चार्जेस एंड देन अबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। बाकी का जो अंदर का चीज है वो अपने कंसेप्ट से करेंगे, रट्टाबाजी नहीं करेंगे। ठीक है। देन हमारे क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? क्रेडिट साइड में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सिमिलरली अगर वहां पे प्रॉफिट है तो यहाँ पे बाई में आ जाएगा, और कोई इनकम हुआ तो वो डिस्काउंट रिसीव, अगर किसी तरह का हमने डिस्काउंट रिसीव किया या कमीशन रिसीव किया, वो सब। ठीक है। नॉन ट्रेडिंग इनकम में क्या क्या आ जाएंगे? जो ट्रेडिंग इनकम से रिलेटेड नहीं है, बैंक इंटरेस्ट किसी तरह का हमें मिल रहा है, या हमने किसी प्रॉपर्टी को भाड़े पे दे रखा है, वहां से हमें रेंट मिल रहा है। ठीक है। या हमने डिविडेंड रिसीव किया, हमने किसी कंपनी का शेयर ले रखा है, वहां से मुझे डिविडेंड मिला। ठीक है। अब नॉर्मल गेन क्या हो सकता है? अब नॉर्मल गेन में हो सकता है हमने मशीनरी को सेल किया, वहां से प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, सेल ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से हम लोग ये डेबिट साइड में सारे खर्चे को लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में हम लोग सारे इनकम को लिखेंगे। ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का समरी होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद में जहां पे सिमिलरली जैसे ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस में होता था, अगर हमारा डेबिट साइड कम आ रहा है, अगर हमारा डेबिट साइड कम आ रहा है तो ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड कम होता है तो ये हमारा आएगा नेट लॉस। तो सिंपल सा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, अब हमने नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल लिया, अब हमें एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी का कैलकुलेशन के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। ठीक है। देखिए, बैलेंस शीट जो होते हैं ना, वो दो नेचर के होते हैं, एक परमानेंस और लिक्विडिटी। परमानेंस नेचर में क्या होते हैं कि हमारे एसेट्स, हमारे जो एसेट्स हैं वो लेट से लिक्विड कैश में कन्वर्ट होंगे, मतलब कैश में कन्वर्ट होने में उनको टाइम लगेगा। और लिक्विड जो ऑर्डर बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ना, कि फटाफट से कैश में कन्वर्ट होने वाले। ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला? परमानेंट एंड लिक्विड। तो परमानेंट में हम बोलेंगे जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। बैलेंस शीट में होते हैं एक परमानेंट और लिक्विड। ठीक है। ये वाले जो होते हैं ना, आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और परमानेंट वाले क्या होते हैं कि आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं होते। तो जब हम ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख रहे हो, ये परमानेंस नेचर का है। मींस सबसे पहले हमारा वो सारे एसेट्स आएंगे जो कि जल्दी से कैश में कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। तो यहां लायबिलिटी, देन एसेट्स। चलिए लायबिलिटी से शुरू करते हैं एक एक करके। कैपिटल, कैपिटल जितना हम लोगों ने लगाया बिजनेस में, इसमें से हम क्या हटाएंगे? हम लोग जब इंपॉर्टेंट जर्नल कर रहे थे तो हम लोगों ने ड्राइंग समझा था, वहां पे हम लोगों ने बोला था कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट दिया तो वो बिजनेस के लिए क्या होता था? खर्च। कैपिटल से अगर पैसा निकाला, कैपिटल से पैसा निकाला बिजनेस के लिए क्या होता था? अगर हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते थे तो इनकम। तो अगर पैसा निकाला तो कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करते हैं? लेस। अगर किसी तरह का ड्राइंग है तो ड्राइंग को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ड्राइंग को माइनस करेंगे। अब इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से अगर नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया मतलब अगर डेबिट साइड कम आया, डेबिट साइड कम आया तो ऐड करेंगे, नेट लॉस आया तो माइनस करेंगे। क्लियर है? कैपिटल लिखा, माइनस ड्राइंग माइनस नेट प्रॉफिट माइनस, सॉरी, माइनस ड्राइंग प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस। तो हम कैलकुलेशन होगा इनर कॉलम में, एंड देन फाइनल हमारा आउटर कॉलम में चला जाएगा। ठीक है। देन हमारा रिजर्व एंड सरप्लस अगर कुछ आ तो वो आएगा। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी होगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। देन किसी तरह का लोन हुआ उसको हम लेंगे। देन ट्रेड क्रेडिटर्स को लेंगे। ठीक है। देन बिल्स पेबल्स को लेंगे। देन हमारे यहाँ पे आता है फिक्स एसेट्स, देन स्टॉक, देन सन्ड्री डेटर, देन बिल्स रिसिबल, देन अदर इन्वेस्टमेंट अगर कुछ हुआ लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इन सब को लेंगे। और हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। तो हमारा एसेट्स और लायबिलिटी मैच हो गया, दैट मीन हमारा ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट करेक्ट है। तो ये पूरा फॉर्मेट था हमारा
फाइनल अकाउंट का, कि फाइनल अकाउंट में हम कौन कौन से चीज़ों को बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट को। फाइनल अकाउंट के बाद फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, ये देखो आप नीचे में यहाँ पे कैपिटल का कैलकुलेशन है। जैसे कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे लेंगे सबसे पहला, देन प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट जो भी होगा मतलब नेट प्रॉफिट होगा वो लेंगे, और ड्राइंग कुछ होगा तो उसको माइनस करेंगे। इन केस अगर लॉस होता है तो उसको वहां से यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट को और अच्छे से समझेंगे, एंड देन इस फाइनल अकाउंट के कुछ एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके ऊपर हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।